सभी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल पुनः आज आपके सामने 15 नवंबर को जो है जनरल नॉलेज या और हिंदी की मिली जुली चर्चाएं करूंगा। आज तारीख हो गई 15 नवंबर। आज मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। बल्कि अब जनजातीय गौरव सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा और कुछ दिनों तक चलेगा। और आज ही के दिन झारखंड राज्य अपने अस्तित्व में आया था। 15 नवंबर 2000 दिन बुधवार को यह अपने अस्तित्व में आया। झारखंड की राजधानी रांची है, उपराजधानी दुमका है और यहाँ की जो औद्योगिक राजधानी मतलब उपनाम है, औद्योगिक राजधानी मानी गई जमशेदपुर। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। कीनन स्टेडियम ये जमशेदपुर में है। कर्क रेखा रांची के ऊपर से होकर निकलती है। और तो ये थी एक चर्चा चल रही थी। ये तमाम यहां पर जनजातियां निवास करती हैं। चेरो, किसान, मुंडा, माहली, हो, संथाल, सौरिया पहाड़ियां, ये सब जनजातियां जो हैं झारखंड में निवास करती हैं। मुगल काल में झारखंड को खूखरा कहकर भी पुकारा जाता था। अब आइए और चर्चाएं करते हैं। जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ हैं और उनका प्रतीक चिन्ह वज्र है। अगर हम संविधान के भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 15 निर्वाचन आयोग। पहले निर्वाचन आयुक्त बने थे श्री सुकुमार सेन। ये तो आप सब लोग जानते होंगे। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगर हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता पर बल देता है। संप्रदाय, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, इस आधार पर भारतीय संविधान कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में कहा गया है। और अगर हम 15 को आगे बढ़ाएं तो सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, उसमें सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर हम संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा जो कि गठित हुई थी आजादी के पहले, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। और आगे बढ़ते हैं 15 की बात को लेकर के, तो कांग्रेस का 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और 15 को लें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों का वर्णन किया गया है। और 15 पे हम चल रहे हैं। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को भारतीय संविधान की भाषाओं में, भारतीय संविधान में जो अनुसूची 8वीं अनुसूची है उसमें सिंधी को शामिल किया गया और सिंधी भाषा का क्रम भी 15वां क्रम था। ये 15वें क्रम पे शामिल की गई सिंधी। और आगे 15 पे चलते हैं। लोक लेखा समिति
यद्यपि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, लेकिन उसमें 15 सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते हैं। बाकी तो पता ही होगा, 22 में अगर 15 लोक सभा से लिए गए तो 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ये एक आपके सामने मैंने चर्चाओं का क्रम रखा, 15 का क्रम। बाकी और भी कुछ याद आगे आएगा तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आइए आगे चलते हैं। ये कृष्णदेव राय ने किस विद्वान को आचार्य श्री की उपाधि दी थी? तो वो विद्वान थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत मत चलाया था। इनका मत पुष्टि मार्ग था। वल्लभाचार्य जी का जो मत था ये पुष्टि मार्ग था। कृष्णदेव राय तो इन्हें अपने धर्म संसद का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार किया था। तो आचार्य श्री की उपाधि। इसके अतिरिक्त मैंने शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग ये भी बताया। सूरदास, जिनके विषय में आप जानते होंगे, जो कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं, तो सूरदास जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अखियां हरि दर्शन को भूखी, ये तो आपको पता होगा कि किसने कहा है। ये सूरदास जी कहते हैं, अखियां हरि दर्शन को भूखी। सूरदास, अखियां, ये सूरदास जी। या मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, ये भी सूरदास की कृति है। यूरेनियम, यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। आशा की धातु यूरेनियम कहलाती है। आशा की धातु। विद्युत चालकता किस धातु में सबसे ज्यादा होती है? चांदी में। सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी रजत क्रांति का संबंध चांदी से होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मोनाजाइट ये थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट सॉरी। 15वीं लोकसभा, इसका कार्यकाल आप जानते होंगे कब से कब तक रहा? 15वीं लोकसभा। तो 15वीं लोकसभा का कार्यकाल 2009 से 2014 तक रहा है। 15वीं लोकसभा का कार्यकाल। भविष्य की धातु किसको कहते हैं? भविष्य की धातु तो ये कहलाती है टाइटेनियम। भविष्य की धातु टाइटेनियम। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई? नारियल को। नारियल। नारियल का तत्सम क्या है? कल मैंने बताया भी था, फिर रिपीट कर रहा हूं। नारिकेल। केरल में सबसे ज्यादा नारियल होता है। दुर्गा पूजा में नारियल खूब चढ़ाए जाते हैं। बल्कि इसमें एक लोग बुझनी बूझ लेते हैं, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, तो नारियल हुआ। ये हास्य है। आइए आगे चलते हैं। ये किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो ये मुगल बादशाह थे औरंगजेब। इनका पहला राज्याभिषेक 1658 में आगरे में हुआ और फिर अगला राज्याभिषेक 1659 में दिल्ली में हुआ था। औरंगजेब ने एक नया पद बनाया था, मुहतसिब। ये जनता के नैतिक आचरण के लिए जिम्मेदार होता था। पक्षियों का स्वर्ग भारत के किस क्या कहना चाहिए पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं? तो यह केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य, ये पड़ता है भरतपुर में, राजस्थान में एक जगह भरतपुर। इसको घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। आगरे से सटा हुआ है, आगरा और मथुरा से सटा हुआ है भरतपुर। यहीं के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं महाराजा सूरजमल।
जिन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। तो भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है, इसको पक्षियों का स्वर कहते हैं। जाड़े में यहां पर तमाम विदेशी पक्षी आया करते हैं। इग्लू किसे कहते हैं? देखिए, टुंड्रा प्रदेश के निवासी जो एस्किमो हैं, उनके घर इग्लू कहलाते हैं। और एस्किमो लोग विश्व में अपनी मुस्कान के लिए काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी मुख की बनावट ऐसी है कि लगता है कि ये मुस्कुराया ही करते हैं। ये लोग कहते हैं। नहरों का शहर किसको कहते हैं? नहरों का शहर वेनिस। नहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ने का काम करती है? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। स्वेज नहर का निर्माण जो है, ये फ्रांसीसी इंजीनियर थे डिलेप्स, उनके द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ। इस नहर के बन जाने से यूरोप के जो देश हैं, उनको अफ्रीका मतलब भारत आने के लिए या इस इलाके में आने के लिए अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष जिसको कहते थे। अब इस नहर के बन जाने से, देखिए मैं लगभग बता रहा हूं, अब आप एग्जैक्ट की बात ना करें, लगभग जो है 6400 या 500 भी होता है, इतने किलोमीटर की दूरी कम हो गई। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण कर इस पर अपना अधिकार किया था। तो ये मैंने अभी बताया कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। अब इसके जो बंदरगाह है वो कौन है? तो भूमध्य सागर पर जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद। ध्यान दें, भूमध्य सागर पर जो बंदरगाह बना हुआ है उसका नाम है पोर्ट सईद, जबकि लाल सागर के ऊपर जो बंदरगाह है उसका नाम है स्वेज। आसवान उच्च बांध किस देश में पड़ता है? मिस्र में। मिस्र की राजधानी काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है और ये मिस्र जो है पिरामिडों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। देखिए, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में आता है, लेकिन इसकी जो संस्कृति है वो अफ्रीकन नहीं है। इसकी संस्कृति एक अलग संस्कृति है। हालांकि काफी कुछ इसकी अरब संस्कृति से इसको जोड़ने का काम किया जाता है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग अब इस्लाम धर्म को मानते हैं। नागफनी किस वायोम की प्रमुख वनस्पति है? मरुस्थली वायोम। नागफनी मरुस्थली वायोम। कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले तेनालीराम जी का वास्तविक नाम क्या था? मालूम है आप लोगों को? आप बताएं। रामलिंग। उनका असली नाम था रामलिंग। चूंकि वो तेनाली नामक गांव के रहने वाले थे, तो लोगों ने उनको तेनालीराम कहना शुरू कर दिया। देखिए, कभी कभी होता है कि किसी का उपनाम लोग बुलाते हैं, फिर वही उपनाम ही के द्वारा उसको जाना जाने लगता है। पंपास। पंपास जो है ये वृक्ष रहित घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। वृक्ष रहित घास के मैदान पंपास ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका में भी कहां? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ध्यान रखें, अर्जेंटीना में कई देश हैं। तो ब्राजील में जो घास के मैदान हैं उनको पंपास कहते हैं। सॉरी, मैं गलती कर गया, आई एम सो सॉरी, मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों क्षमा कर दें। ब्राजील में जो घास के मैदान हैं उनको कंपास कहते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान जो हैं उनको पंपास कहते हैं। और वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं उनको लानोस कहा जाता है। ये सभी घास के मैदान, ये जो देश मैंने बताए, ये दक्षिण अमेरिका में आने वाले देश हैं। हिमालय का विस्तार अराकान ओमा पर्वत किस देश में पड़ता है?
हिमालय का एक भाग अराकान योमा पर्वत, ये किस देश में पड़ता है? तो ये पड़ता है म्यांमार में। म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार की पहले राजधानी थी रंगून, फिर नाम पड़ा यांगून, जो इरावदी नदी के किनारे थी। वर्तमान समय में म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। क्या म्यांमार का कोई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बना है? मालूम है? कौन है बताएं? यू थांट। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो तीसरे महासचिव थे मिस्टर यू थांट, ये जो है म्यांमार से थे। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। अच्छा, आबादी, किस मरुस्थल में आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है मालूम है आप लोगों को? किस मरुस्थल में आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है? यह थार का मरुस्थल। यद्यपि क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 10वें नंबर पे आएगा, लेकिन आबादी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आबादी जो है थार मरुस्थल की होती है, सबसे ज्यादा आबादी। मुझे आज खांसी आ रही है। फिर खांसी का तत्सम क्या है? कास। खांसी का तत्सम कास। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये पड़ता है रुड़की में। रुड़की। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। जरा भाई सोइए नहीं, सुनिए ध्यान से। आपको लगता है नींद आ रही है। सृष्टि जी, कोई बात नहीं, नींद आती है, लेकिन अगर पढ़ाई भी जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। नींद आती है, लेकिन जितना आप सुनेंगी पढ़ेंगी उतना ही याद होगा। देखें, मैं जो आप लोगों के बात बता रहा हूं, देखिए देखिए वनडे कंपटीशन में जितना आप टुकड़ों में पढ़ेंगे कोई चीज, वो आपके दिमाग पर अंकित होती चली जाएगी। जैसे मैं जैन तीर्थंकर बताता हूं, चाहूं तो मैं एकदम आपको बता दूं, लेकिन वो आपको याद नहीं होगा। मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, जो आप लोग सुन रहे हैं बाहर के लोग, आप सोचते होंगे कि ये टुकड़ों में क्यों बताते हैं, ये अलग अलग एक चीज जोड़ते हैं। दरअसल वनडे जो कंपटीशन है उसमें इस तरीके से ज्यादा समझ में आती चीजें, वो याद हो जाती हैं। हालांकि अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरियत लग रही हो। आराध्या जी अक्सर पूछती तो है, लेकिन कभी कभी नींद आने लगती है आराध्या जी, लेकिन खैर ऐसी बात नहीं, बस पढ़ती रहिए। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पे है? रुड़की में। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां पे है बताइए? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यह भी रुड़की में ही है। रुड़की अब उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाला स्थान है। और कुछ मालूम है आपको रुड़की के विषय में? भारत में पहली मालगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? भारत में पहली मालगाड़ी कहां से चली बताइए? ये रुड़की से ही चली है। गंग नहर के निर्माण के लिए सामान ढोना था, बोगियां आ चुकी थी, और इन बोगियों को पहले घोड़ों के द्वारा खींचने का प्रयास किया गया था, लेकिन घोड़े इनको खींच नहीं पाए। तब फिर ब्रिटेन से एक इंजन मंगाया गया और इंजन की सहायता से इन बोगियों को खींचा गया। यह घटना कब की है बताइए? मालूम है? अच्छा ये बताइए, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? जोर से बोले। राष्ट्रीय गणित दिवस भारत में कब मनाते हैं? अच्छा ये बताइए, सबसे छोटा दिन कब होता उत्तरी गोलार्ध में? इतना बताइए। 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। देखिए थोड़ा बोलिए, अन्यथा बोलेंगी नहीं तो फिर इंटरव्यू में आपको दिक्कत होगी। देखिए 22 दिसंबर 1851 दिन सोमवार को भारत में पहली मालगाड़ी गुड्स ट्रेन जो है ये रुड़की से चली थी, पीरान कलियर के बीच। ठीक।
और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है जो अगला महीना आएगा। और 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं क्योंकि रामानुजम जी का जन्मदिन है। अच्छा ये बताइए, भादों का मेढक होना, इसका अर्थ क्या हुआ? भादों का, ये हिंदी में मैं आ गया थोड़ा, भादों का मेढक होना यानी मोटा होना, अत्यंत मोटा होना। मेढक का एक तत्सम मांडूक्य भी है, मेढक का एक तत्सम मांडूक्य भी है। नहीं कहते कूप मंडूक, मेढक है। मेढक देखिए 3 तरीके से सांस लेता है। मेढक गिल्ड से भी सांस लेता है, मेढक फेफड़े से भी सांस लेता है और मेढक त्वचा से भी सांस लेने का काम करता है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद ये कहां स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद, ये आनंद प्लेस पड़ता है गुजरात में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद ये आनंद नामक स्थान पे है। आनंद कहां पड़ेगा? गुजरात में। आनंद कहां पे है? गुजरात में। वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ये कहां के हैं? ये गुजरात के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात के मेहसाणा में ही इनका जन्म हुआ था। वर्तमान प्रधानमंत्री जी, ये तो आप जानते होंगे कौन है इस समय। इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना हुई 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन, इसका मुख्यालय कहां पे है? अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन, इसका मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन, इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ये ढाका किस नदी के किनारे है? मेघना नदी के किनारे। ढाका मेघना नदी के किनारे है। बांग्लादेश में जब पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना, हमारा मतलब आप लोग समझ गए कि नहीं? पद्मा मतलब हुआ कि बांग्लादेश में गंगा क्या कहलाई? पद्मा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती हैं? जमुना, या नहीं? जमुना। तो जब गंगा ब्रह्मपुत्र यानी पद्मा और जमुना आपस में मिल गई तो यह संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। तो ढाका उसी के किनारे है। अगर हम इतिहास की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान व आगा खान ने ढाका में की थी। अब ढाका में जो राष्ट्रपति का निवास स्थल है वो बंग भवन कहलाता है और जो प्रधानमंत्री का निवास स्थल है वो गण भवन कहलाता है। एक बार फिर, राष्ट्रपति का निवास स्थल बंग भवन और प्रधानमंत्री का निवास स्थल गण भवन। रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहां स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज, देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज ये बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज ये बड़ौदा में स्थित है। सतारा, सतारा किस नदी के किनारे बताइए? जो कि पेशवाओं की ये छत्रपति साहू जी महाराज की राजधानी भी रहा है। कृष्णा नदी के किनारे। कल आपने कहा था कि क्या कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है? निकलती है। महाराष्ट्र में एक जगह महाबलेश्वर, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती हैं। फिर एक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। लेकिन अब चूंकि तेलंगाना राज्य बन चुका है तो तेलंगाना राज्य में भी बहने का काम करती हैं कृष्णा नदी। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। इस समय वर्तमान समय में
कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश आगे है, बताइए। कपास उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश आगे है कपास उत्पादन में? देखिए, पहले तो महाराष्ट्र था, लेकिन अब पीछे हो गया है। बताएं कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है? गुजरात। इस समय कपास उत्पादन में गुजरात आगे चल रहा है। सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना, सफेद सोना, सफेद सोना। देखें, ये जो क्या कहना चाहिए, रुई होती है, कपास, कपास से जो रुई निकलती है तो उसके श्वेत स्वर्ण, सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि रुई किस रंग की होती है? सफेद। अब तो रुई का मौसम आ गया। रुई का मौसम का मतलब रजाई का मौसम, और रजाई में रुई ही ज्यादातर डाली जाती है। भारत में पहला उर्वरक कारखाना कहां खोला गया? सिंदरी। और सिंदरी पहले बिहार में था, अब कहां पे है? झारखंड। आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। नेपाल में किस नदी को महाकाली नदी कहते हैं? शारदा नदी। देखें, शारदा एक नदी का भी नाम है, और अगर हम हिंदी की बात करें तो शारदा किसका पर्यायवाची है? सरस्वती माता का। हाँ, जोर से बोलिए, थोड़ा शर्माइए नहीं। देखिए, पढ़ाई में शर्माना नहीं चाहिए, खाने में और पढ़ने में तो शर्माना नहीं चाहिए। तो महाश्वेता, गिरा, इला, ब्राह्मी, हंसवाहिनी, ये किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती जी के। बल्कि श्लोक आपने पढ़ा है सरस्वती जी का बचपन में? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। ये हम लोगों को पढ़ाया गया था बचपन में, इनको सरस्वती जी का तो याद आ गया। और महाश्वेता तो मैंने कर ही दिए। वैसे श्वेत वसना ये भी इनका एक पर्यायवाची है। मयूराक्षी परियोजना किस प्रदेश में पड़ती है? मयूराक्षी परियोजना किस प्रदेश में है? मयूराक्षी परियोजना ये किस प्रदेश में बताइए? मयूराक्षी परियोजना भालवाचे, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नहीं, जैसे कहते हैं आप कैसे हैं, कोई कहता है तो बंगाली भाषा में क्या कहेंगे? नहीं कहते हम ठीक हैं, भालो अच्छे। तो ये भाई पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना। गया महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है। गया, तो ये गया नामक स्थान बिहार में किस नदी के किनारे है मालूम है आप लोगों को? ये फाल्गु नदी के किनारे है। गया फाल्गु नदी के किनारे है। सुजाता, यहां का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है सुजाता हवाई अड्डा। ये सुजाता एक कन्या थी, इसने बुद्ध जी को क्या खिलाई थी? खीर खिलाई थी। तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है? तो यह माही नदी है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, देखिए प्राकृतिक झील की बात नहीं हो रही है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब हुआ मानवों द्वारा बनाई गई झील। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। और ये गोविंद सागर जो है किस बांध से बनी है? गोविंद सागर झील किस बांध से बनी है बताइए? यह बांध 1963 में बन के तैयार हुआ था और गुरुत्वीय उस पे बनाया गया था इस बांध को। बताइए आप लोग याद करें वो कौन सा बांध है?
सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है, मैंने हिंट आपको दी, याद करिए। वो बांध कौन है? सतलज नदी के ऊपर कौन सा बांध है बताइए? भाखड़ा नागल बांध। ये बांध है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। अच्छा ये बताइए, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? पचहत्तर। भारत में रामसर स्थलों की संख्या है 75, 75। अब इसको अगर हम राजनीति शास्त्र में आ जाएं, भारत के संविधान में, तो अनुच्छेद 75 के विषय में आप लोग जानते ही होंगे, ज्यादातर मैं बोले दे रहा हूं। अनुच्छेद 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और उन्हीं की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। नंदा देवी शिखर कहां पड़ता है? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड। नंदा देवी शिखर जो है ये उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड। भारत के पहले महान्यायवादी कौन बने बताइए आप लोग? भारत के पहले महान्यायवादी कौन बने बताइए? भारत के पहले महान्यायवादी कौन बने? भारत के पहले महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बताइए। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया है, तो थोड़ा सोचें। देखिए याद होना ही, देखिए याद अगर नहीं होगा तो भूल जाएंगे आप। तो पढ़ाना तो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाने से ज़रूरी याद होना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो बताएं। देखें, भारत के पहले महान्यायवादी एम.सी. शीतल वाट बने थे। एम.सी. शीतल वाट, भारत के पहले महान्यायवादी एम.सी. शीतल वाट बने। महान्यायवादी की सहायता करते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, तो पहले सॉलिसिटर जनरल कौन बने? C.K. दफ्तरी। C.K. दफ्तरी पहले जो हैं सॉलिसिटर जनरल बने। तो देखें अब समय हो चुका है, तो मैं जो हूँ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे भी मैं आपके सामने कुछ न कुछ चर्चाएं करता रहूँगा। धन्यवाद।